चलिए मित्रों, शुरू करते हैं हम अपना आज का करंट अफेयर। देखते हैं हमारी जितनी भी महत्वपूर्ण खबरें हैं सभी पे विस्तार से चर्चा और विश्लेषण करते हैं। हमारी पहली न्यूज है, गूगल ने अपनी क्वांटम कंप्यूटिंग चिप वीलो लॉन्च की। तो यह सुपर कंडक्टिंग ट्रांसमोन क्यूबिट्स पर काम करती है, जो अत्यंत ठंडे तापमान पर क्वांटम व्यवहार दिखाने वाले छोटे इलेक्ट्रिकल सर्किट होते हैं। यह चिप जटिल गणनाओं को 5 मिनट से भी कम समय में हल कर सकती है, जबकि दुनिया के सबसे तेज सुपर कंप्यूटर को वही काम पूरा करने में 10 सेप्टिलियन साल लगेंगे। ठीक है, जानते हैं क्वांटम कंप्यूटिंग के विषय में। तो यह जटिल समस्याओं को हल करने के लिए क्वांटम मैकेनिक्स के सिद्धांतों का उपयोग करती है और पारंपरिक क्लासिकल कंप्यूटरों से कहीं तेज काम करती है। पारंपरिक कंप्यूटर इंफॉर्मेशन को 0 या 1 बिट्स के रूप में प्रोसेस करते हैं। इनके विपरीत क्वांटम कंप्यूटर इंफॉर्मेशन को क्यूबिट्स के रूप में प्रोसेस करते हैं, जो एक साथ 0 या 1 दोनों अवस्थाओं में हो सकते हैं। ठीक है, इसमें शामिल क्वांटम मैकेनिक्स के सिद्धांत है सुपरपोजिशन। तो यह ऐसी अवस्था होती है जिसमें एक क्वांटम कण एक ही समय में कई संभावनाओं का प्रतिनिधित्व कर सकता है। एंटेंगलमेंट, तो इस प्रक्रिया में कई क्वांटम कण एक दूसरे से इस तरह जुड़े होते हैं कि एक कण की स्थिति तुरंत दूसरे कण की स्थिति को प्रभावित कर सकती है, चाहे वे कितनी भी दूरी पर हो। यह जुड़ाव सामान्य संभावना से कहीं अधिक गहराई और सटीकता के साथ काम करता है। अन्य है डिकोहेरेंस और इंटरफेरेंस। ठीक है, अब बात करते हैं क्वांटम कंप्यूटिंग के उपयोग के विषय में। तो इनका उपयोग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, साइबर सुरक्षा, फाइनेंशियल मॉडलिंग, दवाओं का विकास, मौसम पूर्वानुमान, यातायात प्रबंधन आदि में किया जा सकता है। क्वांटम कंप्यूटिंग से संबंधित चुनौतियां, तो शोर यानी नॉइज, डिकोहेरेंस आदि के कारण क्वांटम त्रुटियां, विशेष तकनीकों और सामग्रियों की आवश्यकता के कारण स्केलेबिलिटी में कठिनाई, क्यूबिट का छोटा जीवन काल, अक्षम सुरक्षा प्रोटोकॉल और कुशल मानव संसाधन की कमी आदि। ठीक है, देखते हैं क्वांटम कंप्यूटिंग के लिए भारत द्वारा शुरू की गई पहले तो राष्ट्रीय क्वांटम मिशन। इसका उद्देश्य वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान एवं विकास को बढ़ावा देना तथा क्वांटम प्रौद्योगिकी में एक मजबूत व नवाचारी इकोसिस्टम का निर्माण करना है। क्वांटम सक्षम विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, तो ये क्वांटम क्षमताओं के निर्माण के लिए एक रिसर्च प्रोग्राम है। और क्वांटम फ्रंटियर मिशन, तो ये प्रधानमंत्री की विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवाचार सलाहकार परिषद की पहल है। ठीक है, तो ये हमने बात की क्वांटम कंप्यूटिंग के लिए भारत द्वारा जो पहले शुरू की गई हैं उनके विषय में। ठीक है, अब बात करते हैं अगली न्यूज की, जो है विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा विश्व मलेरिया रिपोर्ट 2024 जारी की गई। तो रिपोर्ट के मुख्य बिंदुओं पर एक नजर डालते हैं। वैश्विक स्तर पर मलेरिया के मामले 2023 में बढ़कर 263 मिलियन हो गए थे। मलेरिया की घटनाएं जोखिमग्रस्त प्रति 1000 की आबादी पर बढ़कर 60.4 तक हो गई हैं, जो 2022 में 58.6 थी। WHO द्वारा मलेरिया के कुल वैश्विक मामलों का 94% अफ्रीकी क्षेत्र में दर्ज किया गया है। इस रिपोर्ट में भारत से संबंधित निष्कर्ष जानते हैं। तो मलेरिया के मामलों में कमी, भारत में मलेरिया के मामले 2017 के 6.4 मिलियन से घटकर 2023 में 2 मिलियन रह गए थे। यह अंतराल 69% की कमी को दर्शाता है। मलेरिया से होने वाली मौतों में कमी, तो 2017 में मलेरिया के कारण 11,100 मौतें हुई थी, जो 2023 में घटकर 3,500 रह गई थी। यह अंतराल 68% की कमी को दर्शाता है। 2024 में भारत आधिकारिक तौर पर हाई बर्डन टू हाई इम्पैक्ट समूह से बाहर हो गया था। ठीक है, अब चर्चा करते हैं मलेरिया के विषय में। तो मलेरिया एक प्राणघातक बीमारी है जो प्लाज्मोडियम परजीवियों के कारण होती है। यह बीमारी संक्रमित मादा एनाफिलीज मच्छर के काटने से मनुष्यों में फैलती है। इसका भौगोलिक प्रसार, तो इसका प्रसार मुख्य रूप से उष्णकटिबंधीय देशों में है। लक्षण है इसके बुखार, ठंड लगना, सिर दर्द, थकान आदि। प्लाज्मोडियम प्रजातियां, तो 5 प्लाज्मोडियम प्रजातियों के कारण मनुष्यों को मलेरिया होता है। ये प्रजातियां हैं पी फ्लासीपेरम, पी विवैक्स, पी मलेरिया, पी ओवले और पी नॉलेसी। ठीक है, इनमें से पी फाल्सीपेरम और पी विवैक्स मलेरिया रोग के लिए सर्वाधिक जिम्मेदार है। ठीक है, देखते हैं मलेरिया की वैक्सीन। तो RTS-SASO1 वैक्सीन, तो WHO ने 2021 में पहली वैक्सीन को मंजूरी दी थी। और दूसरी है R21 मैट्रिक्स M वैक्सीन, तो WHO ने 2023 में दूसरी वैक्सीन को मंजूरी दी थी। ठीक है, मलेरिया उन्मूलन के लिए शुरू की गई पहले कौन सी है? तो मलेरिया के लिए WHO की वैश्विक तकनीकी रणनीति 2016 से 2030, यह मलेरिया से प्रभावित देशों के लिए तकनीकी फ्रेमवर्क प्रदान करती है। इसे 2021 में अपडेट किया गया था। भारत की राष्ट्रीय रणनीतिक योजना, तो मलेरिया उन्मूलन 2023 से 27 पर लक्षित है। ठीक है, बात की हमने पहलों के विषय में। अब बात करेंगे मलेरिया की सुभेद्यता बढ़ाने वाले कारक कौन से हैं? तो जैविक भेद्यता,
इसमें शारीरिक विशेषताएं जैसे उम्र, लैंगिक लक्षण, रोग प्रतिरोधक क्षमता और अन्य आनुवांशिक कारक शामिल हैं। पर्यावरणीय कारक, उदाहरण के लिए जलवायु परिवर्तन और भूमि उपयोग में बदलाव मलेरिया के जोखिम को बढ़ाते हैं। सामाजिक और आर्थिक कारक, तो आर्थिक स्थिति, लैंगिक असमानता, दिव्यांगता, नृजातीयता एवं प्रवासियों की स्थिति में सुभेद्यताएं उत्पन्न होती हैं। संरचनात्मक चुनौतियां, तो संघर्ष, प्रवासन और स्वास्थ्य सेवा की उपलब्धता में व्यवधान से मलेरिया का खतरा बढ़ता है। ठीक है, बात की हमने मलेरिया की सुभेद्यता बढ़ाने वाले कारकों के संबंध में। बात करेंगे अगली न्यूज की, जो है विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी ने उच्चतर शिक्षा में रिकॉग्निशन ऑफ प्रायर लर्निंग यानी आरपीएल के लिए दिशा निर्देश का मसौदा जारी किया। तो ये दिशा निर्देश राष्ट्रीय शिक्षा नीति एनईपी 2020 के लक्ष्यों के अनुरूप है। साथ ही ये नेशनल क्रेडिट फ्रेमवर्क के भी अनुरूप है। एनसीआरएफ शैक्षणिक, वोकेशनल और अनुभव जैसे शिक्षा के सभी रूपों को क्रेडिट प्रदान करने में रिकॉग्निशन ऑफ प्रायर लर्निंग की मदद करता है। अब जानते हैं आरपीएल के विषय में। तो यह किसी व्यक्ति के मौजूदा ज्ञान व कौशल तथा औपचारिक, अनौपचारिक या गैर औपचारिक लर्निंग के माध्यम से प्राप्त अनुभव का मूल्यांकन करने वाली औपचारिक व्यवस्था है। उद्देश्य है इसका, यह मूल्यांकन एवं सर्टिफिकेशन के जरिए अनौपचारिक और गैर औपचारिक शिक्षा को औपचारिक शिक्षा प्रणाली से जोड़ती है। आरपीएल योग्यताओं और अनुभवों का मूल्यांकन एवं सत्यापन करके लर्निंग के अलग अलग तरीकों को मान्यता देती है, भले ही ये लर्निंग किसी भी रूप में प्राप्त की गई हो। इस पहल को कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय की प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के तहत भी बढ़ावा दिया जा रहा है। तो उच्चतर शिक्षा में आरपीएल को बढ़ावा देने की आवश्यकता क्यों है, आइए देखते हैं। तो कार्यबल के रोजगार क्षेत्र में बदलाव, कार्यबल के कौशल और ज्ञान की पहचान की जाती है, फिर उस कौशल और ज्ञान को मान्यता देकर उसे अनौपचारिक से औपचारिक क्षेत्र में रोजगार दिलाने की मदद की जाती है। गौरतलब है कि भारत का 90% से अधिक कार्यबल अनौपचारिक क्षेत्र में नियोजित है। उद्योग जगत की कौशल मांग को पूरा करना, तो प्रायर लर्निंग को मान्यता देकर किसी उद्योग या सेक्टर विशेष की कुशल श्रम की जरूरत को पूरा किया जा सकता है। इससे व्यक्ति की नियोजन क्षमता में भी वृद्धि होती है। साथ ही निरंतर लर्निंग को बढ़ाव, तो करियर की मांगों के अनुरूप निरंतर कौशल लर्निंग को बढ़ावा देती है आदि। ठीक है, अब बात करेंगे जैव प्रौद्योगिकी विभाग यानी डीबीटी ने स्टेम सेल अनुसंधान केंद्र सीएससीआर के साथ मिलकर हीमोफीलिया ए के लिए पहली मानव जीन थेरेपी विकसित की। तो इस जीन थेरेपी में हीमोफीलिया ए के इलाज हेतु लेंटिवायरल वेक्टर का उपयोग किया गया है। इस वेक्टर का ऑटोलोगस हेमेटोपोएटिक स्टेम कोशिकाओं में फैक्टर 8 जीन की सामान्य प्रतिकृति का समावेश करने के लिए उपयोग किया गया है। लेंटिवायरल वेक्टर, तो यह एक प्रकार का विषाणुवाहक है। इसका आनुवांशिक सामग्री को स्थानांतरित करने के लिए उपयोग किया जाता है। हेमेटोपोएटिक स्टेम कोशिकाएं, तो ये बहुक्षमता वाली कोशिकाएं हैं जो सभी प्रकार के रक्त कोशिकाओं में विकसित हो सकती हैं। ठीक है, अब बात करेंगे जीन थेरेपी के विषय में। तो ये एक ऐसी तकनीक है जिसमें किसी रोग या विकार के उपचार, रोकथाम या इलाज के लिए जीन का उपयोग किया जाता है। इसमें स्वास्थ्य को सुधारने या ठीक करने के लिए दोषपूर्ण जीन को हटाना, हानिकारक जीन को निष्क्रिय करना या नए जीन को शामिल करना जैसे कार्य किए जाते हैं। इसमें प्लाज्मिड डीएनए, ह्यूमन जीन एडिटिंग प्रौद्योगिकी आदि जैसे उत्पादों, विधियों का उपयोग किया जाता है। प्लाज्मिड डीएनए, तो ये आनुवांशिक रूप से डिजाइन किए गए सर्कुलर डीएनए अणु होते हैं। इसके प्रकार जानते हैं। तो जर्म लाइन जीन थेरेपी, इसमें जर्म लाइन कोशिकाओं को कार्यात्मक जीन को शामिल करके संशोधित किया जाता है। सोमैटिक सेल जीन थेरेपी, तो इसके तहत रोगी की सोमैटिक कोशिकाओं में उपचारात्मक जीन को स्थानांतरित किया जाता है। सोमैटिक कोशिकाएं जर्म लाइन कोशिकाओं को छोड़कर अन्य कोशिकाएं होती हैं। इसके उपयोग जानते हैं। तो इसमें वंशानुगत आनुवांशिक रोग जैसे स्किल सेल रोग और एक्वायर्ड डिसऑर्डर जैसे ल्यूकेमिया दोनों का उपचार किया जा सकता है। हीमोफीलिया के बारे में देखते हैं। तो ये एक दुर्लभ स्थिति है जो रक्त के थक्के जमने की क्षमता को प्रभावित करती है। भारत विश्व में हीमोफीलिया के मामले में दूसरे स्थान पर है और हीमोफीलिया ये थक्का बनाने वाले फैक्टर 8 की कमी के कारण होता है। ठीक है, तो जीन थेरेपी की प्रक्रिया जानते हैं। तो गैर क्रियात्मक जीन वाली कोशिकाएं, मिसिंग जीन के कार्यात्मक संस्करण वाले डीएनए को जोड़ना और कोशिका का सामान्य रूप से कार्य करना। ठीक है, ये बात की हमने जीन थेरेपी की प्रक्रिया के संबंध में। अब बात करेंगे, वीबॉक्स ने भारत कौशल रिपोर्ट 2025 जारी की। तो इस वर्ष की रिपोर्ट की थीम है वैश्विक कौशल गतिशीलता यानी भारत का दशक। यह थीम इस तथ्य पर प्रकाश डालती है कि भारत विश्व की कार्यबल की जरूरतों को पूरा करने के लिए कैसे विशिष्ट स्थिति में। गौरतलब है कि प्रतिभाशाली लोगों की वैश्विक मांग लगातार बढ़ रही है। रिपोर्ट के मुख्य बिंदु पर एक नजर डालते हैं। 50% से अधिक भारतीय स्नातक अब रोजगार के योग्य हैं। यह आंकड़ा एक दशक पहले के 33% से अधिक है।
नियोजनीयता के मामले में महाराष्ट्र सबसे आगे है, उसके बाद दिल्ली, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश का स्थान है। सीमा पार प्रतिभा गतिशीलता 2030 तक वैश्विक अर्थव्यवस्था में 500 बिलियन अमेरिकी डॉलर का योगदान दे सकती है। इसमें भारत केंद्रीय भूमिका निभाएगा। वैश्विक प्रतिभा इकोसिस्टम, उभरते अवसर और कार्यबल परिवर्तन। तो यूरोप फिलहाल बढ़ती आबादी और महत्वपूर्ण क्षेत्रों में कौशल की कमी का सामना कर रहा है। इसके कारण यूरोप में अंतर्राष्ट्रीय प्रतिभा की मांग बढ़ रही है। खाड़ी सहयोग परिषद देशों में निर्माण व स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र को और आईटी में मांग में तेजी देखी जा रही है। नौकरियों की बदलती प्रकृति। तो सभी नौकरियों में से 25% में अगले 5 वर्षों के भीतर महत्वपूर्ण बदलाव होंगे। इसके लिए अनुकूलनीय और भविष्य के लिए तैयार कौशल से युक्त कार्यबल की आवश्यकता होगी। ठीक है, मांग को पूरा करने में भारत की क्षमता। तो भारत में कार्यबल में 65% लोग और 35 वर्ष से कम आयु के हैं। भारत में लगभग 10 से 12 मिलियन लोग नौकरी बाजार में प्रवेश करते हैं। यह स्थिति भारत को जनसांख्यिकीय लाभांश प्रदान करती है। भारत का आईटी उद्योग। तो भारत का आईटी उद्योग, जिसकी 2023 में 245 बिलियन अमेरिकी डॉलर कीमत आकी गई है, दुनिया भर में डिजिटल परिवर्तन के लिए प्रतिभा प्रदान करने में अग्रणी भूमिका निभा रहा है। ठीक है, डिजिटल नोमेडिज्म, जीवन शैली और हाइब्रिड कार्य मॉडल्स के उदय ने भारतीय प्रतिभा के लिए भौगोलिक सीमाओं के बिना वैश्विक स्तर पर योगदान देने के अवसर खोले हैं। ठीक है, अब बात करेंगे। जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप ने पुष्टि की है कि ब्रह्मांड का अप्रत्याशित दर से विस्तार हो रहा है। तो नासा के JSWT से प्राप्त नवीन डेटा हबल स्पेस टेलीस्कोप की पिछली खोज की पुष्टि करता है। दरअसल हबल स्पेस टेलीस्कोप ने पुष्टि की थी कि ब्रह्मांड के विस्तार की दर लगभग 8% अधिक है। ब्रह्मांड के विस्तार की दर के बारे में जानते हैं। तो हबल का नियम क्या है? इसे हबल कांस्टेंट भी कहा जाता है। इसके अनुसार ब्रह्मांड का विस्तार 67 से 68 किलोमीटर प्रति सेकंड प्रति मेगा पारसेक की दर से हो रहा है। 1 मेगा पारसेक 3.26 मिलियन प्रकाश वर्ष के बराबर है। हालांकि टेलीस्कोप के डेटा के अनुसार ब्रह्मांड विस्तार की दर 70 से 76 किलोमीटर प्रति सेकंड प्रति मेगा पारसेक है। ब्रह्मांड के विस्तार की दर के बारे में टेलीस्कोप के डेटा और हबल कांस्टेंट के बीच इस विसंगति या अंतर को हबल टेंशन कहा जाता है। ठीक है, बात करेंगे ब्रह्मांड विस्तार के संभावित कारण। तो डार्क मैटर। ब्रह्मांड का 27% हिस्सा डार्क मैटर से बना है। ये काल्पनिक पदार्थ अब तक अदृश्य बना हुआ है। हालांकि तारों, ग्रहों, चंद्रमाओं जैसे साधारण पिंडों पर इसके गुरुत्वाकर्षण प्रभावों के आधार पर इसके अस्तित्व का अनुमान लगाया जाता है। ब्रह्मांड का लगभग 5% हिस्सा साधारण मैटर है। डार्क एनर्जी। तो यह भौतिकविदों द्वारा सुझाव दी गई ऊर्जा का एक काल्पनिक रूप है। भौतिकविदों के अनुसार इस एनर्जी के कारण ही ब्रह्मांड का न केवल विस्तार हो रहा है बल्कि तेजी से विस्तार हो रहा है। ब्रह्मांड का लगभग 68.3 से 70% हिस्सा डार्क एनर्जी है। यह एक एंटी ग्रेविटी बल है। यह स्पेस टाइम के फैब्रिक के खिंचाव का कारण है। स्पेस टाइम का फैब्रिक वास्तव में स्पेस के 3 आयामों को टाइम के चौथे आयाम के साथ संयोजित करने वाला एक मॉडल है। ब्रह्मांड के विस्तार के मुख्य प्रमाण जानते हैं। आकाशगंगाओं का रेड शिफ्ट। दूर स्थित आकाशगंगाओं से आने वाला प्रकाश रेड शिफ्ट हुआ होता है। इसका अर्थ है कि उनकी वेवलेंथ में खिंचाव आ गया होता है। यह दर्शाता है कि वे हमसे दूर जा रही यानी फैल रही हैं। कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड। तो ये बिग बैंग परिघटना के बाद अवशेष विकिरण है। ये पूरे ब्रह्मांड में भरे हुए हैं और ये सभी दिशाओं में फैले होते हैं। अन्य प्रमाण सुपरनोवा अवलोकन, गुरुत्वाकर्षण तरंगों का अवलोकन आदि। ठीक है, तो ये बात की ब्रह्मांड के विस्तार के मुख्य प्रमाण के विषय में। बात करते हैं अन्य सुर्खियों की। इसमें पहली न्यूज है मार्बल्ड बत्तख। तो सुल्तानपुर नेशनल पार्क में 30 वर्षों में पहली बार मार्बल बत्तख की उपस्थिति को दर्ज किया गया। मार्बल टील मध्यम आकार की बत्तखें हैं। बत्तख की यह प्रजाति दक्षिणी यूरोप, उत्तर पश्चिमी अफ्रीका, मध्य पूर्व रूस, भारत और चीन में पाई जाती है। IUCN रेड लिस्ट में इसकी स्थिति है नियर थ्रेटेंड। तो सुल्तानपुर नेशनल पार्क के विषय में जानते हैं। यह हरियाणा के गुरुग्राम में स्थित है। प्रवासी पक्षियों की कई प्रजातियां आहार की तलाश में और सर्दियां बिताने के लिए यहाँ आती हैं। इसे 2021 में अंतर्राष्ट्रीय महत्व की आर्द्रभूमि यानी रामसर साइट का दर्जा दिया गया था। वनस्पति बबूल, जामुन और नीम के पेड़ों के मिश्रित जंगल तथा साथ ही घास के मैदान। जीव जंतु बार हेडेड गूज, भारतीय चित्तीदार चील जैसी पक्षी प्रजातियां आदि। उपकर और अधिभार। तो हाल ही में 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष ने उपकर और अधिभार पर चिंताओं को रेखांकित किया। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 270 व 271 उपकर और अधिभार लगाने से संबंधित है के विषय में जानते हैं। तो उपकर की बात करें तो यह विशिष्ट उद्देश्यों के लिए लगाया जाता है। इसका भुगतान करने वाले बदले में इसका लाभ प्राप्त करने के अधिकार का दावा नहीं कर सकते हैं। इन्हें आमतौर पर मौजूदा करों के अतिरिक्त लगाया जाता है। इनकी प्रतिशत दर निश्चित होती है या मूल्य के अनुसार गणना की जा सकती है। इस कर से प्राप्त राजस्व को भारत की संचित निधि में जमा किया जाता है।
इसे संसद की मंजूरी से ही खर्च किया जा सकता है। अधिभार के विषय में जानते हैं। यह मौजूदा शुल्कों और करों पर लगाया गया एक अतिरिक्त कर है। यह वास्तव में कराधान पर कर है, यानी टैक्स ऑन टैक्स है। जहां उपकर किसी विशिष्ट उद्देश्य के लिए लगाए जाते हैं, वहीं अधिभार किसी विशिष्ट उद्देश्य से नहीं लगाए जाते हैं। केंद्र सरकार अपने विवेक के अनुसार इसे खर्च कर सकती है। दोनों स्रोतों से प्राप्त राजस्व को भारत की संचित निधि में जमा किया जाता है और राज्यों के साथ साझा किए जाने वाले विभाज्य करों के विपरीत उपकर और अधिभार से प्राप्त राजस्व को राज्यों के साथ साझा नहीं किया जाता है। ठीक है, अब बात करेंगे वैश्विक मानव तस्करी रिपोर्ट 2024 के संबंध में। तो मादक पदार्थ एवं अपराध पर संयुक्त राष्ट्र कार्यालय ने वैश्विक मानव तस्करी रिपोर्ट 2024 जारी की। रिपोर्ट के मुख्य बिंदुओं पर एक नजर डालते हैं। 2022 में दुनिया भर में मानव तस्करी के ज्ञात पीड़ितों की संख्या बढ़ी है। यह संख्या 2019 की कोविड महामारी से पहले की संख्या से 25% अधिक है। 2022 में मानव तस्करी के 61% पीड़ित महिलाएं और लड़कियां थीं। यूएनओडीसी के विषय में जानते हैं। तो इसकी स्थापना 1997 में हुई थी। मुख्यालय इसका वियना में है और यह संयुक्त राष्ट्र की एजेंसी है। यह एजेंसी मादक पदार्थों की तस्करी, संगठित अपराध और आतंकवाद के खिलाफ वैश्विक प्रयासों का नेतृत्व करती है। ठीक है, अब बात करेंगे ब्लूटूथ लो एनर्जी गेटवे के विषय में। तो आईआईटी रोपड़ में अत्याधुनिक ब्लूटूथ लो एनर्जी गेटवे और नोड सिस्टम लॉन्च किया गया। इसके विषय में जानते हैं। तो नोड सिस्टम ब्लूटूथ सक्षम सेंसर्स को क्लाउड प्लेटफॉर्म से कनेक्ट करता है। इससे निर्बाध डेटा ट्रांसमिशन, रियल टाइम पर्यावरण निगरानी और अलग अलग क्षेत्रों में उन्नत विश्लेषण सक्षम होता है। इसकी मुख्य विशेषताओं में निम्नलिखित शामिल है। तो मजबूत कनेक्टिविटी, या लो शील्ड नेटवर्किंग के लिए 4G, वाईफाई और लैन यानी लोकल एरिया नेटवर्क अनुकूलता प्रदान करता है। लंबी दूरी का संचार, ये लाइन ऑफ विजन परिदृश्यों में 1 किलोमीटर तक डेटा ट्रांसमिशन का समर्थन करता है। उपयोग है इसके परिशुद्ध कृषि, लॉजिस्टिक्स, स्मार्ट शहरों, औद्योगिक स्थलों की निगरानी आदि में। ठीक है, अब देखते हैं भारतीय दंड संहिता आईपीसी की धारा 498A। तो सुप्रीम कोर्ट ने महिला द्वारा पति और उसके परिजनों के खिलाफ व्यक्तिगत प्रतिशोध की भावना से भारतीय दंड संहिता आईपीसी की धारा 498A के बढ़ते दुरुपयोग की आलोचना की। ज्ञातव्य है कि आईपीसी की जगह अब भारतीय न्याय संहिता यानी बीएनएस ने ले ली है। जानते हैं आईपीसी की धारा 498A के विषय में। तो इस प्रावधान का उद्देश्य उन महिलाओं को कानूनी सुरक्षा प्रदान करना है जो अपने पति या ससुराल वालों द्वारा की गई क्रूरता का शिकार होती हैं। सजा, दोषी सिद्ध होने पर 3 साल तक की कैद और जुर्माना भी हो सकता है। भारतीय न्याय संहिता में यह प्रावधान धारा 85 के तहत शामिल किया गया है। अब बात करेंगे प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्र। तो केंद्र सरकार ने प्राथमिक कृषि ऋण समितियों को प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्र चलाने की मंजूरी दी। इसके विषय में जानते हैं। इसका उद्देश्य वहनीय कीमतों पर उच्च गुणवत्ता वाली जेनरिक दवाइयां उपलब्ध कराना है। इसे प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना के तहत शुरू किया गया है। पीएमबीजेपी को 2008 में केंद्रीय रसायन और उर्वरक मंत्रालय के औषध विभाग ने शुरू किया था। दवा की इन दुकानें सुनिश्चित करते हैं कि आवश्यक स्वास्थ्य देखभाल सेवा सभी के लिए और विशेष रूप से वंचित व्यक्तियों के लिए सुलभ है। ठीक है, देखते हैं राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार 2024। तो हाल ही में ग्रामीण भारत में सतत और समावेशी विकास में पंचायतों के योगदान के लिए 45 पंचायतों को राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया। इसके विषय में जानते हैं। यह पुरस्कार, इसकी शुरुआत पंचायती राज मंत्रालय ने की और संयुक्त राष्ट्र सतत विकास लक्ष्यों के साथ जोड़ने के लिए पुरस्कार को SDGs का स्थानीकरण नामक एक केंद्रीकृत दृष्टिकोण के माध्यम से नया रूप दिया गया है। साथ ही यह पुरस्कार 17 सतत विकास लक्ष्यों को भी समेकित करता है। पंचायतों को सतत विकास के 9 विषयगत क्षेत्रों में उनके प्रदर्शन के आधार पर रैंक और मान्यता दी गई है। गरीबी मुक्त और उन्नत आजीविका पंचायत, बाल अनुकूल पंचायत, महिला अनुकूल पंचायत और जल अनुकूल पंचायत आदि। उद्देश्य है इसके SDGs की प्राप्ति में पंचायतों के प्रदर्शन का आकलन करना, उनके बीच प्रतिस्पर्धी भावनाओं को बढ़ावा देना आदि। ठीक है, अब बात करेंगे लानीना इफेक्ट के विषय में। तो हाल ही में विश्व मौसम विज्ञान संगठन ने बताया कि दिसंबर से फरवरी की अवधि में कमजोर और छोटी लानीना स्थितियां उभर सकती हैं। इसके विषय में जानते हैं। तो लानीना अल नीनो दक्षिणी दोलन के 3 चरणों में से एक है। इसके दौरान मध्य और पूर्व मध्य भूमध्य रेखीय प्रशांत महासागर में समुद्र की सतह का तापमान कुछ अवधि के लिए सामान्य रूप से कम हो जाता है। ऐसी स्थिति आमतौर पर हर 3 से 5 साल में एक बार होती है। इसका भारतीय मानसून पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। लानीना के दौरान क्या होता है। तो व्यापारिक पवनों का प्रवाह जो है वो सामान्य से अधिक हो जाता है और इससे समुद्र का अधिक गर्म जल प्रशांत महासागर के एशिया वाले हिस्से की तरफ बहकर आ जाता है। अमेरिकी महाद्वीपों के पश्चिम तटों पर समुद्र की सतह पर ठंडा और पोषक तत्वों से भरपूर जल ऊपर आ जाता है। इसका मौसम, वनाग्नि, पारिस्थितिकी तंत्र, अर्थव्यवस्था पर वैश्विक प्रभाव पड़ता है। ठीक है, ये बात की हमने लानीना के विषय में।
अब बात करते हैं सुर्खियों में रहे व्यक्तित्व की, जो है सुब्रमण्यम भारती। तो महाकवि सुब्रमण्यम भारती को देशवासियों ने उनकी 143वीं जयंती पर याद किया। वे एक महान तमिल कवि और स्वतंत्रता सेनानी थे। उन्हें आधुनिक तमिल साहित्यिक शैली का जनक माना जाता है। वे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के एक गुट में शामिल थे। यह गुट ब्रिटिश शासन के खिलाफ सशस्त्र प्रतिरोध का समर्थन करता है। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत एक पत्रकार के रूप में स्वदेश मित्रन यानी 1882 से की थी। इनके प्रमुख योगदान है, उन्होंने युवा और महिलाओं के सशक्तिकरण में योगदान दिया था। उनका विज्ञान एवं नवाचार में असीम विश्वास था। उल्लेखनीय कृतियां हैं इनकी कनन पाट्टू, पांचाली शप्तम और क्यूइल पाट्टू आदि। तो मूल्य इनके देशभक्ति, समाज सुधारक, लैंगिक समानता, नेतृत्व आदि। ठीक है, तो हमने ये बात की सुब्रमण्यम भारती के विषय में। तो हमारी आज की जितनी भी महत्वपूर्ण खबरें थी, हमने सभी पे विस्तार से चर्चा और विश्लेषण किया है। अब इसी के साथ मिलते हैं कल अपनी नई खबरों के साथ।